हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री मैथ्स पर एक बार फिर से हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। हम हैं तुम्हारे मैथ बोले तो दोस्त अमित गुप्ता। बातें चल रही है हम लोगों की स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने बोर मॉडल के दो फॉर्मूले देखे थे, रेडियस का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला। आज के क्लास में हम लोग उन्हीं दोनों फॉर्मूलों को कैसे कैसे बनाते हैं उस पर थोड़ी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस की बात करें। रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सपोज एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमने वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे लगा दिया। अगर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा तो उसके अराउंड उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होगा। हीलियम का न्यूक्लियस होगा, 2 प्रोटॉन्स होंगे। लिथियम का न्यूक्लियस होगा, 3 प्रोटॉन्स होंगे। तो कोई भी न्यूक्लियस ले लिया, इसके अंदर Z प्रोटॉन्स है, ये न्यूक्लियस की बात होगी। फिर इसके बाहर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, पिछले क्लास में हमने साफ साफ कहा था कि ये फॉर्मूले जो हम लोग देख रहे हैं सिर्फ उन्हीं सिस्टम्स पर काम करेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर घूम रहा होगा, हमें इसके लिए कुछ फॉर्मूले बनाने हैं। पिछले क्लास में जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, Rn इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर इंटू n स्क्वायर अपॉन z, उसी की बात हम लोगों को करनी है कि ये फॉर्मूला कैसे कैसे आएगा। ठीक, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या है, कुछ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। इस अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। अट्रैक्शन ना होता तो कहीं और भी भाग जाता। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, तो फिजिक्स में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगर दो चार्जेज Q1 और Q2 एक दूसरे से कह दो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच की जो ये दूरी है वो R है, तो इन दोनों के बीच काम करने वाला जो फोर्स होता है F, इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मतलब चार्ज जितना ज्यादा रहेगा फोर्स उतना ज्यादा रहेगा, दूरी जितना ज्यादा होता जाएगा फोर्स उतना कम होता जाएगा, क्योंकि ये दूरी नीचे की तरफ है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट K आ जाएगा, कुछ K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड न बनाए, आसान बनाए, हम CGS यूनिट में इस कांस्टेंट K का वैल्यू देखेंगे तो K का जो वैल्यू होगा वो होगा 1। तो हम CGS यूनिट में कांस्टेंट K का वैल्यू इस्तेमाल कर ले, हमारे लिए मुसीबत कम हो जाएगी। तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ध्यान देना, ये CGS यूनिट में लिखा हुआ है। अगर ये फॉर्मूला SI यूनिट या MKS यूनिट में लिखते तो यहाँ पर K का वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके होता है। ये SI या MKS यूनिट में होता है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें और भी दूसरी क्वांटिटीज आएंगी जिनको हमें हैंडल करना पड़ेगा, तो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएगा। तो हम लोग इसको चलो इग्नोर करते हैं ना, हम लोग CGS यूनिट से आगे बढ़ते हैं। तो F इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और K जो है उसका वैल्यू 1 है, तो K गया काम से, K का वैल्यू 1 रख दोगे, ये गया काम से। तो ये फोर्स जो है दो चार्जेज के बीच में काम करता है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्सन का फोर्स होगा, दोनों चार्ज निगेटिव है तो भी रिपल्सन का फोर्स होगा। एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज निगेटिव है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस वाला सिस्टम है, यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स होगा, और फोर्स का वैल्यू कितना होगा, F इज इक्वल टू Q1, कह दो न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसे हम E से दिखा देते हैं। ये कह दो हो गया Q1। प्रत्येक प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। बस अंतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो चार्ज यहाँ है वही चार्ज यहाँ है, इसीलिए जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का वही चार्ज प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन अकेले नहीं है, कई सारे प्रोटॉन हो सकते हैं, Z प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा Z इंटू E के बराबर। ये हो गया Q2।
ये न्यूक्लियस का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर करते हो तो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 की जगह रख दो E, Q2 की जगह रख दो Z इंटू E, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो Q1 इंटू Q2 हो जाएगा तुम्हारा Z T स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी बोले तो रेडियस, चलो मान लिया कि ये दूरी जो है R है, तो F इक्वल टू Z स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने फोर्स के लिए बना लिया। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, न्यूक्लियस को छोड़ करके भागेगा नहीं। फिर कोई जरूरी थोड़े है कि हर चीज पर चार्ज होता हो, बिना चार्ज वाली चीजें हैं, जैसे हमारे हाथ में एक रस्सी हो, रस्सी में बंधा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा हो और उसको हम इस तरह से घुमाएं तो पत्थर के टुकड़े पर तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वो भी इसी तरह के सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। तो सर्कुलर पाथ पर अगर कोई भी पार्टिकल घूम रहा है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, और जो ये पाथ का रेडियस है, रेडियस r है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वो फोर्स जो इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है। ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ऐसा नहीं कि ये कुछ और है, दोनों एक ही चीज है, बस कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर हम चार्ज की मदद से कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर मास और वेलोसिटी की मदद से कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज हर जगह तो हो नहीं सकता है, कहीं चार्ज होगा कहीं चार्ज नहीं होगा, लेकिन मास और वेलोसिटी तो किसी भी पार्टिकल के पास रहेगी। कोई पार्टिकल अगर एक रास्ते पर घूम रहा है तो कुछ उसका मास होगा, कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, जितनी दूरी पर घूम रहा है रेडियस होगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसे हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर और दूसरा F इक्वल टू Q1 Q2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो Z स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इन दो मेथड से हम लोग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यदि दोनों आपस में इक्वल होंगे हम लोग ऐसा करते हैं, इस डायग्राम को हम लोग नीचे लेते चलते हैं। यहाँ बहुत सारा दुकान लग गया है, उसको हमने ट्रांसफर किया अगले पेज पर, और हमने कहा कि फोर्स को हम दो तरह से, एक तो हमने कहा फोर्स बराबर Z E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और फिर दूसरा हमने कहा कि फोर्स बराबर m v स्क्वायर बाई आर। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और यदि दोनों आपस में इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं अब Z E स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, तो एक आर से यहाँ का एक आर कट जाएगा, तो एक आर से इसको कटा दिया तो एक आर बचा रहेगा यहाँ। चलो हमने कह दिया ये इक्वेशन 1 हो गया, साफ साफ लिख लेते हैं Z स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू m v स्क्वायर। अच्छा एक और काम करते हैं, हम इसमें दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई विथ m ऑन बोथ साइड्स। इधर m से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा Z E स्क्वायर m अपॉन r, और इधर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अब हम लोग बोर मॉडल से क्या जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है h अपॉन 2 पाई का होल नंबर मल्टीपल है। तो यहाँ पिछले क्लास से हम लोग इस फॉर्मूले को उठा लाए, ये फॉर्मूला हमेशा हमें याद रखना है। m इंटू वी कितना हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई, r को इधर ट्रांसफर कर दो, इधर मल्टीप्लाइड में दिख रहा है उधर डिवाइडेड में चला जाएगा। m स्क्वायर वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। या तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, m स्क्वायर वी स्क्वायर इसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 में m स्क्वायर वी स्क्वायर इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो Z E स्क्वायर m अपॉन r स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, तो फ्रॉम
इक्वेशंस 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से क्या उठा लिया, जेड ई स्क्वायर एम बाई आर। इक्वेशन 2 से क्या उठा लिया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर देखो एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर यहां पर बचेगा। हम इस आर को इधर ट्रांसफर कर ले और जेड ई स्क्वायर एम को इधर ट्रांसफर कर ले। आर इधर डिवाइडेड बाई में इधर आएगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, और ये इधर ऊपर की तरफ उधर जाकर नीचे की तरफ हो जाएगा। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम। ये रेडियस का हम लोगों ने फॉर्मूला बना डाला। यही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला ऊपर हम लोग देख रहे थे 53 पिकोमीटर वाला, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या चीजें हैं जिनका वैल्यू बदल सकता है और क्या क्या चीजें हैं जो कांस्टेंट है। तो n क्या है, इसका वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। 4 और पाई इनका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। z क्या है, z जो है तुम्हारा वो एटॉमिक नंबर है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, ये भी एटम टू एटम बदलेगा। हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कुछ और होगा, हीलियम के लिए कुछ और होगा, लिथियम के लिए कुछ और होगा। ई जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज, ठीक, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस माइनस से हमें मतलब नहीं है, बस जो चार्ज का अमाउंट है वो मैग्नीट्यूड मेरे को पकड़ना है। तो इलेक्ट्रॉन लिख दो, प्रोटॉन लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखो ये सारी चीजें जो है कांस्टेंट है, ठीक है, ये तीनों कांस्टेंट है, तीनों में से कोई बदलेगा नहीं। तो अगर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन स्क्वायर, और जेड को अलग कर दे, बाकी सबको एक तरफ कर दो, तो हम लोग लिखेंगे एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। ठीक, देखो उसी में से हमने अलग कर लिया ना, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम और ई स्क्वायर को अलग कर दिया, एन स्क्वायर और जेड को अलग से लिख दो, तो मल्टीप्लाइड विथ एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये चीजें हैं फिक्स्ड और ये चीजें हैं वेरिएबल। ये फिक्स्ड, इनका वैल्यू बदलेगा नहीं, एक बार जान लिया तो जान लिया, और इनका वैल्यू हर बार प्रश्न और सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहेगा। कभी मेरे को हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन करना है तो जेड की जगह 1 रखोगे, कभी हीलियम के लिए कैलकुलेशन करना है जेड की जगह 2 रखोगे, कभी पहला ऑर्बिट निकालना है एन की जगह 1 रखोगे, कभी दूसरा ऑर्बिट का रेडियस निकालना है एन की जगह 2 रखोगे। तो ये बदलने वाली चीजें और ये बदलने वाली चीजें नहीं है। इन सब का वैल्यू रख करके एक बार हम कैलकुलेशन कर ले तो वो कैलकुलेशन हर बार काम आएगा। और इसी का वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करते हो तो पिकोमीटर में 53 पिकोमीटर आता है, और तुम फॉर्मूला बना ले जाते हो कि रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू 53 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। मतलब रेडियस का वैल्यू कांस्टेंट के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट है जो कि फिक्स्ड है, साथ ही साथ रेडियस का वैल्यू एन और जेड पर डिपेंडेंट है। तो ये वाला जो कांस्टेंट वाला पार्ट है एक बार कैलकुलेट कर लिया हर बार काम करेगा। तो यही फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस्तेमाल किया था और इस लेक्चर में बना डाला कि रेडियस का फॉर्मूला आया कहां से। नॉट डिफिकल्ट, बड़ा ही इजी था। दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं हम लोग। एक दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मेरा फिर से वही न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन्स है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिव चार्ज लेकर के सर्कुलर ऑर्बिट पर घूम रहा है। इसकी एनर्जी क्या होगी? तो इसमें दो तरह की एनर्जी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है जो कि 1/2 mv स्क्वायर से कैलकुलेट करते हो। तुम लोग इतना तो फिजिक्स में जानते ही होगी, काइनेटिक एनर्जी अगर मेरे को निकालना है तो 1/2 mv स्क्वायर फॉर्मूला इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी रख दो, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सिचुएशन की वजह से, अगर सिचुएशन की वजह से, जैसे हम क्या करें, एक हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम कंप्रेस करके दबा करके रखते हैं, तो जब तक उसे दबाए रखेंगे उसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है, तो दबाए रखने की वजह से उसमें इस एनर्जी का स्टोरेज हो गया है, उसको तुम पोटेंशियल एनर्जी कहोगे। एक धनुष की डोरी है, तुम इसे खींच करके रखो, तो खींचे रखने की वजह से उसमें क्या है? एनर्जी है, उस
की वजह से पोटेंशियल एनर्जी उसको कहोगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी का कुछ खेल होगा और उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी थोड़ा सा एक मुद्दा है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² हो गया। पोटेंशियल एनर्जी जब तुम कैलकुलेट करोगे, अगर मान लो मेरे पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी मेरे को निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालें? जैसा कि यहाँ पर सिचुएशन एक चार्ज Q1 हो गया, एक चार्ज Q2 हो गया, तुम इसको Q1 कह दो, इसको Q2 कह दो, या इसको Q1 कह दो, उसको Q2 कह दो, फर्क नहीं पड़ता है। ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से लाएंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग इसका वैल्यू लिख दे तुम्हारे लिए। इस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है माइनस, जब भी अट्रैक्शन रहेगा एनर्जी माइनस में आएगी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस Q1 इंटू Q2 बोले तो Z(P²/R), इसी के इक्वल इसको आना है। और जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकलेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इतना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इतना आएगा, काइनेटिक एनर्जी इतना आएगा, दोनों को जोड़ करके मेरे को टोटल एनर्जी बनाना है। ये पोटेंशियल एनर्जी आया कहां से, हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलो कह दिया कि ये है अपना न्यूक्लियस, इसमें Z प्रोटॉन्स है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काट रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कभी तो ऐसा रहा होगा कि जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं रहा होगा, फिर ये अट्रैक्शन धीरे धीरे बना होगा। वो सिचुएशन क्या रहा होगा जब न्यूक्लियस और प्रोटॉन में कहीं कोई अट्रैक्शन नहीं था? वो सिचुएशन ये था कि इलेक्ट्रॉन बहुत 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 दूर रख दिया जाए, इनफाइनाइट पर रख दिया जाए, वहां से कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। तो चलो हम लोग कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इनफाइनाइट पर, बहुत दूर करते करते हमने इलेक्ट्रॉन को जो है इनफाइनाइट पर पहुंचा दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ से दूरी इतनी ज्यादा है कि कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो हम दो चीजें सोच सकते हैं, इसको इनफाइनाइट तक धीरे धीरे ले गए या फिर इनफाइनाइट से धीरे धीरे यहाँ पर ले आए। कोई भी सोच ले, दोनों एक ही चीज का बस केवल अलग अलग दिखने का तरीका है। तो हम लोग किसी एक रास्ते को पकड़े। चलो हम मान लेते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ धीरे धीरे ले गए। तो जब धीरे धीरे ले जा रहे, तुमने कहा थोड़ी सी दूरी बीच में कहीं ट्रेवल की, ये दूरी जो है बहुत ही छोटी सी दूरी dr है, dr है, एक छोटी सी दूरी dr तुम ट्रेवल करते, मान लो यहीं से यहां से थोड़ा सा आगे ले गए और वो जो छोटी दूरी तुम ले गए उसका वैल्यू है dr। तो हम लोग फिजिक्स में वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड विथ डिस्प्लेसमेंट। तो हमें इलेक्ट्रॉन को यहां से खींच करके ले जाना होगा, तो मेरे को कुछ फोर्स लगाना होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, तो हमें न्यूक्लियस के उस पकड़ से इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए, खींचने के लिए कुछ फोर्स लगा करके इलेक्ट्रॉन को खींचना होगा, तब ये कुछ दूर जाएगा। तो हम कह देते हैं चलो फोर्स है F मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट जो है स्मॉल dr। बहुत थोड़ी सी दूरी, बहुत छोटी सी दूरी। अगर हम ज्यादा दूर खींचना चाहे, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा दूर खींचना चाहे तो थोड़ा सा ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मेरे को थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, ये जितने फोर्स से इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ खींच रहा है, उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स हम बाहर की तरफ लगाएंगे। बस थोड़ा सा ज्यादा फोर्स हम बाहर की तरफ लगाएंगे। ध्यान देना, न्यूक्लियस इतने फोर्स से इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ खींच रहा है, हम थोड़ा सा ज्यादा फोर्स बाहर की तरफ लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसा थोड़ा थोड़ा करते करते कभी न कभी हम इनफाइनाइट पर उसको ले जाएंगे। तो हमारा जो फोर्स है, इस वाले फोर्स से बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा है, और हम मान ले कि दोनों बराबर है। तो हम लोग इस फोर्स को लिख सकते हैं कि दिस फोर्स F इज गोइंग टू बी Z(E²/R²। जैसे ऊपर निकाला था Q1 Q2/R² वाला फॉर्मूला, वही चीज यहाँ अप्लाई कर दिया। तो Z(E²/R² मल्टीप्लाइड विथ dr। तो ये छोटा सा वर्क डन कह तो dw हो गया। ये जो हमने निकाला dw मतलब थोड़ी दूर जो खिसकाया है, उसमें जो थोड़ा सा काम हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। इतना वर्क मेरे को करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खिसकाने के लिए। अब मान लो हम इलेक्ट्रॉन को काफी दूर तक खिसकाना चाहते हैं, एक पॉइंट P1 से दूसरे पॉइंट P2 तक खिसकाना चाहते हैं। तो हम क्या करें, हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। हम किसी पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक, कह दो R से लेकर के इनफाइनाइट तक। P1 क्या है, अभी अपना ये R दूरी पर है,
अब ये इनफाइनाइट दूरी पर है, तो आर से लेके इनफाइनाइट तक इसको हम अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे यहां से लेके इस रेंज तक। ये कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन काम करता है, जैसे तुम बाजार में गए, तुम कोई सामान खरीद रहे हो, मान लो तुम दुकान पर गए, दुकानदार से पूछा कि बताओ ये सामान जो है 2 ग्राम कितने रुपए का मिलेगा। दुकानदार ने बताया कि 2 ग्राम जो है 500 रुपए का मिलेगा। अब तुम मुझसे पूछो अच्छा 3 ग्राम कितने का मिलेगा, 4 ग्राम कितने का मिलेगा। तो दुकानदार सोचेगा अच्छा लगता है इसको कुछ मोल भाव के चक्कर में है, तो बोलेगा देखो मोल भाव नहीं हो रहा है, 2 ग्राम जो है 500 रुपए का है, 4 ग्राम 1000 रुपए का हो। अब तुम पूछोगे 6 ग्राम कितने का मिलेगा। दुकानदार ने अच्छा एक बार और बता दिया कि 2 ग्राम 500 का, 4 ग्राम 1000 रुपए का और 6 ग्राम लोगे तो 1500 रुपए, 1500 रुपए तुम्हें देने होंगे। अब तो पूछो 10 ग्राम कितने का। अब दुकानदार निकालेगा अंदर से डंडा कि तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, कि बेवकूफ बना रहे मुझे, तुम्हें कुछ लेना देना भी नहीं। तो एक बार उसने तुम्हें 2 ग्राम का दाम बता दिया, तो अब उससे उसकी मदद से तुम 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलोग्राम जितना भी खरीदना उसका दाम अपने से कैलकुलेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन एग्जैक्टली वही चीज है, अपने से काम करना। हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ये निकाल लिया कि जो थोड़ा सा काम होगा, थोड़ी सी दूरी चलने में थोड़ा सा काम कितना करना होगा, तो इतना करना होगा। अब यहां से यहां चलने में कितना काम करना होगा, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। उस कैलकुलेशन के लिए मेरे को इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन के लिए कुछ फॉर्मूले चाहिए होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन के लिए कुछ फॉर्मूले चाहिए होते हैं। तो जो फॉर्मूला है, एक तो है अगर मैं dx का इंटीग्रेशन करता हूं तो dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, dy का इंटीग्रेशन करता हूं तो dy का इंटीग्रेशन आ जाएगा y। और अगर हम सपोज x के पावर n है और इसका इंटीग्रेशन dx, यहाँ x है तो यहाँ dx होना चाहिए, ये इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ध्यान देना, x के पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आएगा x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये 2-3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन में करेंगे। पहले तो इधर dw है, मतलब छोटा सा वर्क, और यहां से यहां तक में कुछ तो वर्क होगा ना, उसको चलो कह देते हैं कंप्लीट w। यहां से यहां तक जो है फुल इंटीग्रेशन कर दिया तो थोड़े से वर्क से क्या हो जाएगा, कंप्लीट वर्क हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का कंप्लीट वर्क w हो गया। अब जो है इधर का इंटीग्रेशन करो, z और e² कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो z(e²) आ गया बाहर। इंटीग्रेशन होगा 1/r² इंटू dr का, जिसका लिमिट है लोअर लिमिट r, अपर लिमिट इनफाइनाइट। इंटीग्रेशन किया तुमने, r² को तुम लिख सकते हो r के पावर -2 इंटू dr। तो देखो कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि x के पावर n, r के पावर -2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तुम r से लेके इनफाइनाइट तक, तो ये हो जाएगा r के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो r के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ये इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर गया। z(e²) को ऐसे ही चिपका दो, लिमिट लिखना मत भूलना, लोअर लिमिट है r, अपर लिमिट है इनफाइनाइट। तो सॉल्व करो इसे, ये हो जाएगा z(e²) इंटू r के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, और इसका जो लिमिट है वो हो जाएगा इनफाइनाइट अपर लिमिट, r लोअर लिमिट। इस -1 को बाहर करो तो z(e²) अपॉन -1, और इधर क्या है r के पावर -1, इसका लिमिट है इनफाइनाइट, और r लोअर लिमिट है r, अपर लिमिट है इनफाइनाइट। r के पावर -1 को 1/r लिखा जा सकता है, और इसका लोअर लिमिट r, अपर लिमिट इनफाइनाइट। अब लिमिट को हम लोग अप्लाई करेंगे, तो एक बार इसकी जगह अपर लिमिट लिखेंगे, 1/r की जगह इनफाइनाइट लिखोगे, फिर माइनस, अब r की जगह लोअर लिमिट लिखोगे तो 1/r लिखोगे। सॉल्व करो इसे, तो ये हो जाएगा माइनस, ऐसे लिख देते हैं z(e²) अपॉन -1, z(e²) अपॉन -1, और ये 1/इनफाइनाइट, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा -1/r, सो -1/r इंटू z(e²) अपॉन -1। तो एक माइनस इधर है, एक माइनस इधर है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे, या फिर माइनस और माइनस डिवाइड होकर के भी प्लस हो जाते हैं। तो अब बचेगा z(e²) अपॉन r। ये क्या है, वर्क निकला। कौन सा वर्क निकला,
जब हम इलेक्ट्रॉन को, मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ था, ये रहा न्यूक्लियस जिसमें Z प्रोटॉन्स है, Z प्रोटॉन्स वाला न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसको हम यहां से ले जाते इनफाइनाइट पर ले जा रहे हैं। तो यहां से यहां ले जाने के लिए मेरे को कितना काम करना पड़ेगा, तो ये काम मेरे को करना पड़ेगा ZE²/R के बराबर, ठीक। यहां से यहां ले जाते समय इतना काम करना पड़ेगा, और जब यहां से यहां वापस लाओगे, सपोज अब उल्टे दिशा में सोचो, तो इतना वर्क तुम्हें मिलेगा। अभी जो तुमने खर्चा किया था, इसी को पहुंचाया उसके घर, तो कुछ खर्चा पानी हुआ, फिर जब वहां से वापस लेकर के आओगे तो उसके घर वाले क्या कहेंगे, भाई तुम्हारा इतना खर्चा पानी हुआ, लो इसको रख लो। तो जो तुमने अभी एनर्जी खर्च की वो एनर्जी वापस मिली। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन के पीछे इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी बढ़ती चली जाएगी, और जब यहां से यहां आओगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी घटती चली जाएगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, 0। क्यों 0? क्योंकि कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्सन नहीं, कुछ नहीं है। यहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 0, ठीक। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 एट इनफाइनाइट। इस चीज को यहां लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है। अब जब तुम अंदर आ रहे हो, इनफाइनाइट से अंदर आ रहे हो इलेक्ट्रॉनों को लेकर, तो एनर्जी इतनी कम हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी की तरह से लिखेंगे -ZE²/R। तो यहाँ 0 एनर्जी थी, यहां से आए तो इतनी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक इसका अपोजिट साइन के साथ, तो -ZE²/R। जितना एनर्जी इधर जाने में लग रहा था उतना एनर्जी रिलीज हो जाएगा, वापस लौटा दी जाएगी। तो वापस लौटाने का मतलब, अब 0 से तुम नीचे जा रहे हो तो माइनस में चलते चलते चले जाओगे। तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर -ZE²/R है। वही चीज ऊपर हमने तुम्हें लिखा था कि हमारा न्यूक्लियस है जिसमें Z प्रोटॉन्स है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी -ZE²/R, ठीक। यहीं से हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, इस चीज को थोड़ा कम हम लोग जानते हैं, तो हम सीधे सीधे केवल एक फॉर्मूला लिख करके भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन तुम्हारे मन में कोई संदेह न रह जाए इसलिए ये फॉर्मूला कहां से आया वो भी तुम्हें दिखा डाला। अब दोनों को जोड़ने की बारी है। जोड़ने से पहले हम लोग एक और काम करेंगे। हम लोग अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि फोर्स कैलकुलेट करने का एक तरीका क्या है, एक तरीका है ZE²/R², दूसरा तरीका क्या है mv²/R। तो ये R से यहाँ पर एक R कट जाएगा, तो mv² की जगह ZE²/R रख सकते हो तुम। तो अगर mv² की जगह ZE²/R रख दो, तो यहाँ पर ये काम करो जरा, तो हो जाएगा 1/2 ZE²/R। ध्यान देना, इस mv² की जगह ZE²/R रख दिया, वो यहां से लाए हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 1/2 ZE²/R, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई -ZE²/R, दोनों को जोड़ दो। तो अब तुम्हारे पास जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी या केवल एनर्जी लिखो, टोटल भी लिखने की जरूरत नहीं, एनर्जी का मतलब ही टोटल। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, ऐसे लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है -ZE²/R, काइनेटिक एनर्जी कितनी है +1/2 ZE²/R। दोनों में से ZE² को कॉमन ले लो, तो ZE² हम लोगों ने, R को भी नीचे से कॉमन ले लो, यहां से बचेगा -1, यहां से बचेगा +1/2, दोनों को मिला दोगे तो हो जाएगा -1/2 इंटू ZE²/R के बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने एनर्जी को नियरली पता लगा लिया है। बस अब करना क्या है, ऊपर जो R का इक्वेशन हम लोगों ने बनाया था उस इक्वेशन को इसमें रख देना है वापस। तो R का जो ऊपर फॉर्मूला बनाया था, क्या बनाया था हम लोगों ने, ऊपर R का फॉर्मूला बनाया था n² h² / 4 π² m ZE²। एक बार इस फॉर्मूले को ना मन लगा करके याद कर लेना, छोटा सा फॉर्मूला है, एकदम जैसे फिल्मी संगीत याद हो जाता है अपने आप, या तुम कभी कभी बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छा गाना है तो तुम उसे याद कर लेते हो।
कुछ वैसे मेहनत करके एक बार इसको गाने की तरह से याद कर लो, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर mz स्क्वायर। तो 4 बार इसको याद करो, उसके बाद ये भूलेगा नहीं इसका मतलब क्या है, सोचते रहेंगे, लेकिन एक पहले इसको गाने की तरह याद कर डालो। r का ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दो, तो एनर्जी -1/2 ZE स्क्वायर, r की जगह ये चीज रखो, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z इंटू ई स्क्वायर। अब ये डिवाइडेड के बाद दोबारा डिवाइडेड आया है तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, और ऊपर जाने के बाद तुम्हारे हाथ में आएगा -1/2 ZE स्क्वायर इंटू ये गया ऊपर तो हो गया 4 पाई स्क्वायर m ZE स्क्वायर बाई ये तो नीचे ही रह जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। तो तुम देखोगे कि ये 2 से ये 2 टाइम्स में कटा, और ये z और z मिलाकर z स्क्वायर, e और e मिलाकर के e के पावर 4 हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे हाथ में आया -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e के पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। और यही वो फॉर्मूला है जिसकी हमें तलाश थी। इस फॉर्मूले में देखोगे तो z और n को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, और इन सब का वैल्यू जो है तुम मिला करके जो खिचड़ी पकाओगे, जो कैलकुलेशन करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसका वैल्यू आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहीं से बनता है। ठीक, तो 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 है, ये गलती से हमने e टू द पावर 4 है ना, स्क्वायर और स्क्वायर है तो 4 पावर हो जाएगा, e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर। इन सबको मिला करके जो कैलकुलेशन करोगे तो 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 करके आएगा, मल्टीप्लाइड विथ z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला है ना जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था और इसी पर कैलकुलेशन कर रहे थे। तो हम लोग इस फॉर्मूले को भी बहुत ही आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूले जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे थे, उन फॉर्मूलों को जरूरत पड़े तो हम बेहद आसानी से डिराइव कर सकते हैं, और इससे बचा भी जा सकता है, कोई बहुत मतलब भी नहीं डिराइव करने का। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत डिफिकल्ट काम है, फिजिक्स में ये रूटीन वर्क होगा तुम्हारे पास। तुम फिजिक्स पढ़ना शुरू करोगे तो फिजिक्स में ये रूटीन वर्क होगा, तो तुम इसको भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में तुम अपने आप एक बार तुमने देख लिया ना कैसे कैसे डिराइव होता है, जब तुम फिजिक्स को उतनी गहराई से जानोगे, क्लास 12th में पढ़ा रहे हो, 11th में पढ़ा रहे हो, तो फिजिक्स तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। जब तुम फिजिक्स को थोड़ी गहराई से जानोगे तो ये चीजें अपने आप जो है तुम करते हुए चले जाओगे। लेकिन हाँ, एक बार तो एटलीस्ट तुम्हें देखना था, तो वो हमने दिखाया कि इन दोनों फॉर्मूलों को कैसे हम लोग लाते हैं। तो इस क्लास में मेरी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी क्लास में तो बातें और भी होंगी। और ये जो कुछ भी हमने बोर्ड पर लिखा है सब हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके नीचे लिंक में डाल देते हैं, तुम वहां से डाउनलोड करके दोबारा देख सकते हो कि हम लोगों ने क्लास में क्या क्या किया था। तो बस चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।